23 जून 1949 ढाका में पूर्वी पाकिस्तान आवामी मुस्लिम लीग नामक एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। उस समय मौलाना अब्दुल हामिद खान भासानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उनके अलावा शमसुल हक को महासचिव और शेख मुजीबुर रहमान को संयुक्त सचिव चुना गया। इस पार्टी के जन्म के करीब 6 साल बाद इसके नाम से मुस्लिम शब्द हटा लिया गया। इसका मकसद था पार्टी को धर्मनिरपेक्ष और गैर सांप्रदायिक बनाना। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इतिहास की। साल 1954 के प्रांतीय चुनाव में आवामी लीग, कृषक श्रमिक पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों ने संयुक्त मोर्चा जुक्टो फ्रंट नामक गठबंधन बनाया। जुक्टो फ्रंट ने 309 में से 223 सीटें जीत करके शानदार जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को, जो कि प्रांत की सबसे लोकप्रिय पार्टी थी कभी, उसे अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री सहित कई प्रांतीय मंत्री अपनी सीटें हार गए। हालांकि आवामी लीग के जुक्टो फ्रंट की यह सरकार 4 साल ही चल सकी, क्योंकि 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने सैन्य तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सभी संघीय और प्रांतीय सरकारों को उखाड़ फेंका। जब शेख मुजीबुर रहमान 1963 में आवामी लीग के नेता बने और मार्शल लॉ हटाने और लोकतंत्र बहाल करने के सबसे मजबूत समर्थक बन गए, तब 18 मार्च 1966 को उन्होंने लाहौर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान 6 सूत्री आंदोलन रखा, जिसमें पूर्वी बंगाल के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। लेकिन इसे सरकार और विपक्ष के तत्कालीन राजनीतिक दलों ने खारिज कर दिया। हालांकि पूर्वी बंगाल के लोगों से इसे भारी समर्थन मिला। अप्रैल 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 सूत्री आंदोलन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह कराने की मांग की और साथ ही कहा कि सैन्य प्रतिष्ठान झूठ से होने वाली कमाई से सेना को पाल रहे हैं, इससे पूर्वी बंगाल के लोगों का शोषण हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के इस बयान के बाद उन्हें तुरंत जेसोर में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई। मई 1966 में अयूब खान के आदेश पर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और सिलहट जेल भेज दिया गया, जिसके कारण पूर्वी बंगाल में भारी विरोध प्रदर्शन हुए और शेख मुजीबुर रहमान को एक बार फिर से रिहा करना पड़ा। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। फिर आया साल 1970, जब पाकिस्तान में आम चुनाव होने थे, लेकिन चुनावों से 1 महीने पहले पूर्वी बंगाल में सबसे घातक चक्रवाती तूफान आया था, जिसमें कम से कम 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की खराब नीतियों के चलते सत्ता विरोधी पार्टी आवामी लीग की लोकप्रियता और आगे बढ़ करके आसमान छूने लगी। जब 1970 के चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग 162 में से 160 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की 138 सीटों पर अलग अलग पार्टियां जीती, यानी कि सीधे तौर पर आवामी लीग को बहुमत हासिल हुआ। इसका मतलब यह था कि आवामी लीग की पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में सरकार बनने वाली थी। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ याहया खान को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने देश भर में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। इसके बदले में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर दिया। इसके उलट पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने 25 जून 1970 की रात को सैन्य अभियान शुरू कर दिया और अगले साल 25 मार्च 1971 तक पूरे ढाका शहर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया। शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हसीना ने जैसे ही उन्हें बताया कि उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो शेख ने वायरलेस से संदेश भेज करके बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। शेख ने कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि वो जहां भी हो और जो भी उनके हाथ में हो, उससे पाकिस्तानी सेना का प्रतिरोध करें। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना के एक-एक सैनिक को बांग्लादेश की धरती से बाहर नहीं कर दिया जाता। रात को करीब 1 बजे पाकिस्तानी सेना का एक दल 32 धनमंडी स्थित शेख मुजीब के घर पर पहुंचा, जहां पे शेख मुजीब उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर पहुंचते ही सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शेख की सुरक्षा देख रहे एक स्थानीय सुरक्षा कर्मी को भी एक गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। सेना के एक अफसर ने लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर कहा कि शेख नीचे आकर के सेना के सामने आत्मसमर्पण करो। शेख खुद नीचे चलकर आए, जहां सैनिकों ने बंदूकों के बट से धक्का देते हुए उन्हें एक जीप में बैठाया और वहां से निकल गए।
इस दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में पाकिस्तान ले जाया गया। इसके बाद लगभग 9 महीनों तक लड़ाई चली, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में जनवरी 1972 में शेख मुजीब ने न्यूज वीक पत्रिका को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि याहिया उन्हें उसी दिन मरवाना चाहते थे जिस दिन उन्होंने बांग्लादेश को आजाद घोषित किया था। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें यह कहकर बचा लिया कि अगर ऐसा होता है तो भारत के कब्जे में आए 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके एक साल बाद 7 मार्च 1973 को नए स्वतंत्र बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, जिसमें बांग्लादेश आवामी लीग 300 सीटों में से 293 सीटें जीतने में कामयाब रही। इनमें से 11 सीटें ऐसी शामिल थी जहां पे बिना किसी वोट के ही ये लोग निर्विरोध चुन लिए गए। इससे विपक्ष का लगभग पूरा ही सफाया हो गया। विपक्षी दलों के अधिकांश नेतृत्व सीटें जीतने में विफल रहे। इसके बाद शेख मुजीब ने सत्ता संभाली और युद्ध से तहस नहस बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में लग गए। लेकिन हर परिकथा का एक दुखद अंत भी होता है। 1975 आते आते चीजें शेख मुजीब के हाथों से निकलने लगी। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और भाई भतीजावाद को शह मिलने लगी। लोगों में असंतोष के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। 15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख के 32 धनमंडी स्थित आवास पर हमला बोल दिया। नीचे हो रही गोलीबारी को सुन करके शेख सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कि एक सैनिक ने उन पर गोली चला दी। मुजीब मुंह के बल गिर पड़े और नीचे तक गिरते चले गए। इसके बाद से मौत का तांडव शुरू हो गया। पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर बारी आई उनके दूसरे पुत्र जमाल की। उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान हत्याकांड के बाद पार्टी के हाथों से सत्ता निकल गई। आवामी लीग उस हत्याकांड के बाद लगातार 21 वर्षों तक विपक्ष में रही थी। उस दौरान आवामी लीग पहले जातीय पार्टी के प्रमुख इरशाद के खिलाफ आंदोलन और उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकाल में कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव की मांग मनवाने में कामयाब रही। इस आंदोलन के कारण ही मार्च 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। लेकिन उससे पहले संविधान में कार्यवाहक सरकार का प्रावधान जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित करा दिया गया। जून 1996 में आयोजित चुनाव में जीत करके आवामी लीग 21 साल बाद सत्ता में लौटी थी। इसके बाद 5 साल सत्ता में रहने के बाद कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंप दी गई थी। लेकिन साल 2009 में आयोजित संसदीय चुनाव में जीतकर सत्ता में आने के बाद कार्यवाहक सरकार के प्रति आवामी लीग सरकार का रुख बदल गया। एक अदालती आदेश का हवाला देते हुए उसने संविधान से कार्यवाहक सरकार का प्रावधान हटा दिया। उसके बाद आवामी लीग सरकार के तहत ही अगले 3 चुनावों का आयोजन हुआ और वो सभी के सभी काफी विवादास्पद रहे। उनमें से 2014-2024 के चुनावों में BNP समेत विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा था। विपक्षी दलों ने आखिरी बार साल 2018 के चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। चलिए अब हाल के घटनाक्रम को समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाले 30% आरक्षण से है। पहले यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को मिलता था, जिसे बढ़ा करके उनके बच्चों तक कर दिया गया। इसके बाद इसे और बढ़ा करके स्वतंत्रता सेनानियों के ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों तक कर दिया गया। और इसमें भी कौन स्वतंत्रता सेनानी है कौन नहीं है, ये काम भी सरकार ने अपने हाथों में ले रखा था, जिससे सरकार अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में भर रही थी। छात्रों का तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी ही नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। इन सारी बातों के बाद छात्र आंदोलन करने लगे, लेकिन शेख हसीना ने इसका समाधान निकालने के बजाय इसे क्रैक डाउन करने की नीति अपनाई। इससे यह आंदोलन और बड़ा हो गया। लेकिन शेख हसीना और सख्ती से पेश आई और छात्रों के सामने आर्मी को खड़ा कर दिया, जिसमें अब तक 300 से ज्यादा छात्रों की मौत
हो चुकी है। इस उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हट करके छात्रों के न्याय की हो गई है। न्याय के लिए ही छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे और आर्मी ने भी छात्रों को रोकने से मना कर दिया। इसके बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया और देश छोड़ करके भाग गईं। पाकिस्तान के शासनकाल और बाद में स्वाधीन बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी की भूमिका में रहते हुए अवामी लीग लोकतंत्र, मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना, मतदान का अधिकार हासिल करना और युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमा जैसे मुद्दों पर मुखर रहती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद आवामी लीग ने शेख हसीना के नेतृत्व में मानवाधिकारों को डिक्टेटर की तरह यानी एक तानाशाह की तरह कुचल दिया। बांग्लादेशियों ने ये कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी आज़ादी के लिए लड़ने वाली आवामी लीग आगे चल करके सत्ता के लालच में उन्हें गुलाम बनाने पर उतर आएगी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बांग्लादेश के जो अभी हालात है उस पर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट कर दें। और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।